नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 फरवरी 2023। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे दैनिक क्विज की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न, आपके सामने चार कथन दे रखे हैं, आपको सही कथन का पता लगाना है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारत का इवैक्यूएशन यानी कि निकासी मिशन था। ऑपरेशन दोस्त सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया खोज और बचाव अभियान। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की पहल। ऑपरेशन मैत्री भारत सरकार द्वारा नेपाल में बचाव और राहत अभियान। इस प्रश्न को पॉज करके लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है, टर्की में जिस तरीके का भयावह भूकंप आया है, तो वहां पर भारत सरकार ने अपनी हर संभव मदद करने का पूरा प्रयास किया है। तो जो टर्की के अंदर हमारा ऑपरेशन चल रहा है, उसी को हम लोग ऑपरेशन दोस्त के नाम से जानते हैं। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। तो पहला ऑपरेशन था देवी शक्ति, तो ये एकदम सही हो जाता है। यहां पर अफगानिस्तान से जो भारतीय वहां पर फंसे हुए थे उनको निकालने का मिशन था। ऑपरेशन दोस्त मैंने अभी आपको बताया। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की पहल थी जब रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया था। और ऑपरेशन मैत्री नेपाल में बचाव और राहत अभियान था जब नेपाल में 2015 के आसपास एक बहुत ही भयावह भूकंप आया था। तो यहां पर चारों कथन सही हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता भाग है, यानी कि भारत इनमें से किसका सिग्नेटरी है। ध्यान से अपने ऑप्शंस को देखिए और इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक करंट अफेयर्स आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा कि इंडिया और यूएसए पहली बार एक एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है तरकश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी प्रारंभिक परीक्षा में आपसे प्रश्न बन सकता है। तो बेसिकली ये जो तरकश एक्सरसाइज है, ये यहां पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस की जो स्पेशल फोर्सेज हैं उनके बीच में आयोजित करा जा रहा है चेन्नई के अंदर। इसका मेन मकसद है कि जो रासायनिक, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल जो हथियार होते हैं, इनका प्रयोग यदि युद्ध में करा जाएगा तो इनसे किस तरीके से निपटा जा सकता है। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। तो देखिए यहां पर सबसे पहला है, अब इसमें जितने भी यहां पर एग्रीमेंट दे रखे हैं, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको संक्षिप्त रूप से हर एक एग्रीमेंट के बारे में बता दूंगा, बट इसको आप एक बार डिटेल से पढ़ जरूर लीजिएगा। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की बात करते हैं तो 2018 में भारत इसमें शामिल हुआ था। यहां पर बायोलॉजिकल वेपन की बात कर ले तो इससे जुड़ी कोई भी सामग्री है या उपकरण है या कोई टेक्नोलॉजी है तो इसके कंट्रोल की बात यहां पर करी गई थी। इसी तरीके से जैविक हथियार सम्मेलन की जब बात करते हैं तो इसमें भी जितने भी जैविक हथियार होते हैं, कोई विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, तो इनके भी विकास, इनके उत्पादन और इनके भंडारण को यहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। जो मैं शब्द बोल रहा हूं उसको याद रखिएगा, विकास यानी कि ऐसा डेवलपमेंट भी नहीं करा जाएगा, प्लस इनका भंडारण, आप स्टोरेज भी नहीं करेंगे। तो भारत इसका भी सिग्नेटरी है। रासायनिक हथियार सम्मेलन की जब बात करते हैं तो सेम रासायनिक जो हथियार होते हैं उनके भी विकास और उत्पादन पे प्रतिबंध लगाया गया था, भारत इसका भी मेंबर है। वासेनार अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। 1996 की जब बात करते हैं तो वासेनार, वासेनार कहां पर पड़ेगा, ये आपको नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर यहां पर ये एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, वासेनार अगर इसके अरेंजमेंट के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो आपको वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में मिलेगा। तो यहां पर जो परमाणु प्रौद्योगिकी होती है, ठीक है, इसके दुरुपयोग से बचाने के लिए इसके ट्रांसफर पर भी बैन लगाया गया था। तो भारत इसका भी सिग्नेटरी है। क्लस्टर युद्ध सामग्री पर जो कन्वेंशन है, आपने देखा होगा कि अभी रूस ने ऐसा ब्लेम करा जाता है कि क्लस्टर बम्स का उपयोग करा था यूक्रेन के अगेंस्ट में। क्लस्टर बम बेसिकली होते क्या हैं, ये ऐसी कोई भी युद्ध सामग्री देख लो जो 20 kg के आसपास या इससे कम सामग्री होती है, तो जस्ट छोटे छोटे क्लस्टर्स के फॉर्म में यहाँ पर वेपन्स का निर्माण करा जाता है। और इनसे क्या होता है कि किसी बड़े क्षेत्र में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अटैक करना हो तो ये छोटे छोटे बम्स जो होते हैं क्लस्टर के फॉर्म में, ये यहाँ पर फेंके जाते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा मात्रा में इसका नुकसान होता है। तो इसके बारे में 2008 में डबलिन शहर, डबलिन आपको कहां मिलेगा, आयरलैंड में मिलेगा, इसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ था, परंतु भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है। तो 1, 2, 3 और 5, तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, इसको लगाइए। अब देखिए यहां पर एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन लाया गया है और उस रिजोल्यूशन में लिखा गया था कि जो सचर समिति है ना, इसके अंदर जो रिपोर्ट्स में कहा गया है उसको इंप्लीमेंट करा जाए। अब सचर समिति की जब बात करते हैं तो 2005 में इसको बनाया गया था। बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे राजेंद्र सचर, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था। इस समिति को बनाने के पीछे का उद्देश्य था कि जो इंडिया में मुस्लिम्स कम्युनिटी है, ठीक है,
इनके अंदर सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक या फिर शैक्षिक, ठीक है, ये तीन वर्ड याद रखिएगा, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस इनका क्या है भारत के अंदर, इसका अध्ययन करने के लिए तो इन्होंने अपनी कुछ अनुशंसाएं भी दी थी। तो उसी अनुशंसाओं को इंप्लीमेंट कराने की बात यहां पर राज्यसभा के अंदर की जा रही है। धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है ना, उस अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर भी कई सारी असमानताएं पाई जाती हैं और वो असमानताएं हो सकती हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो इनके लिए ना बेसिकली इस आयोग का जन्म हुआ। तो इसकी अध्यक्षता जो थी वो करी गई थी, यहां पर सी ऑप्शन है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मीटर वेव रेडियो दूरबीन, ये जी से होता है जायंट, इसके संबंध में कौन से कथन सही हैं? आपके सामने दो कथन है। यह 30 की संख्या में 45 मीटर व्यास वाले पूर्णतः स्टेरेबल परवलयिक रेडियो दूरबीनों की एक श्रृंखला है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान आईएससी के एक भाग नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा संचालित है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, ये दूरबीन जो है चर्चा में इसलिए आ गई क्योंकि देखिए यहां पर एक रेलवे ट्रैक बिछाने की बात हो रही है, तो साइंटिस्ट यहां पर ये कह रहे हैं कि रेलवे ट्रैक से इस दूरबीन को ना कुछ नुकसान पहुंच सकता है। आप देखोगे इस तरीके की छोटी छोटी सी कई सारी दूरबीन बहुत बड़े एरिया में कवर्ड है, तो इसी को हम लोग जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GMRT कहते हैं। इसको बनाया गया था नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, जो टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TFIR का पार्ट है। एक खास बात आपको पता होगी इस दूरबीन के बारे में, 2018 में एक न्यूज आई थी, इस दूरबीन ने एक नई गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा की खोज करी थी। और उस आकाश गंगा के बारे में कहा जाता है कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई, उसके बाद जब हमारे ब्रह्मांड का प्रसार होना स्टार्ट किया, तो केवल 7% जब प्रसार हो पाया था, उसी के टाइम की ये गैलेक्सी है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खोज इस दूरबीन ने करी थी। तो अब पहली वाली कंडीशन एकदम सही है, 30 की संख्या में 45 मीटर व्यास वाले पर्यावलिक रेडियो दूरबीनों की एक श्रृंखला है। ये ISC बैंगलोर का नहीं, TIFR का पार्ट है। तो यहां पर पहला कथन सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, 2007 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया था, उसको देख लेते हैं। दो कथन है, दोनों में से कौन सा सही है बताना है। लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड पर जो महासागर है, उनके ऊपर की दो पेटियों को अश्व अक्षांश, इसको इंग्लिश में हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, के नाम से जानते हैं। अश्व अक्षांश निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर की पेटियां हैं। इसको करने का प्रयास करिए पॉज करके। अब देखिए, पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, यहां पर कहीं 30 से 35 डिग्री नॉर्थ होगा और यहां पर 30 से 35 डिग्री साउथ होगा, ठीक है। तो अब 0 डिग्री जो होता है, यहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, तो यहां पर कौन सा प्रेशर होता है? लो प्रेशर। इसके जस्ट ऊपर हम लोग यहां पर देखते हैं तो हाई प्रेशर होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, उसके पीछे की कई सारी कहानियां हैं, तो उसमें हमें नहीं जाना है। तो यहां पर पहला कथन एकदम सही हो जाएगा, चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की, दोनों में ही हॉर्स लैटिट्यूड पाया जाता है। यहां पर हाई प्रेशर होता है। यहां पे लिख रहे हैं कि हॉर्स लैटिट्यूड निम्न दाब की पेटियां, गलत हो जाएगा। ये हॉर्स हाई प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, ना कि लो प्रेशर। तो इसमें से जो हमारा कथन सही होगा वो पहला होगा ए। अब देखिए, आज के तथ्य में हम लोग जानेंगे मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल MSCI के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, इकोनॉमी के प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पूछा सकता है। अब देखिए, न्यूज का कॉन्टेक्स्ट ये है कि MSCI ने ना अडानी ग्रुप की 4 कंपनीज को यहां पर उनके वेटेज को कम कर दिया है। अब पहले तो हम लोग समझेंगे कि ये जो MSCI है, ये बेसिकली काम क्या करता है। तो देखो, यहां पर मॉर्गन स्टेनली नाम आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो पूरा इंडेक्स बोलते हैं इसको, ये इंडेक्स निकालता कौन है? तो मॉर्गन स्टेनली कंपनी के द्वारा इसको निकाला जाता है। ये लोग क्या करते हैं ना, पूरे विश्व में अध्ययन करते हैं कि हर रीजन के हिसाब से, देशों के हिसाब से, रीजन का मतलब है हो सकता है एशिया के ऊपर अध्ययन कर रहे हो, अफ्रीका के ऊपर अध्ययन कर रहे हो, देशों में इंडिया के ऊपर, USA के ऊपर, फ्रांस, जर्मनी, ऐसा भी अध्ययन ये लोग करते हैं। तो मॉर्गन स्टेनली कंपनी क्या करती है कि ऐसे रीजन के ऊपर या देशों के ऊपर किस चीज का अध्ययन करती है कि भाई यहाँ के ना जो शेयर मार्केट है, उसकी आज की डेट में क्या पोजीशन है, उसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं वो ग्रो कर रही हैं, उसके हिसाब से अध्ययन करते हुए अपना एक इंडेक्स बनाते हैं। जैसे कि ये इंडिया का एक इंडेक्स बनाएगी कि इंडिया की टॉप कंपनीज कौन कौन सी हैं और उसका इंडिया के अंदर कितना वेटेज है। देखो, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, यहां पर ये जो आप इमेज देख पा रहे हो, ये मॉर्गन स्टेनली के जो इंडेक्स है उसकी वेबसाइट से मैंने निकाली है। तो इनके अनुसार इंडिया के अंदर टॉप की जो कंपनीज हैं वो हैं, सबसे पहले नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरे पे इंफोसिस, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, पहले तो आपको समझना होगा वेटेज का मतलब क्या होता है। तो जैसे
आपको ये पता होना चाहिए सेंसेक्स होता है, ठीक है। सेंसेक्स का मतलब क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो अब जो बीएसई होता है वो भी अपनी टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट निकालता है, या टॉप 30 आप कह लो। अगर ए कंपनी रैंक 1 पर है, बी कंपनी रैंक 2 पर है, 3 पर है, इस तरीके से रैंकिंग हो गई। तो ए कंपनी का उस पूरे स्टॉक मार्केट में कितना वेटेज है, फॉर एग्जांपल कि ए कंपनी का वेटेज है उदाहरण के तौर पे 40%, बी कंपनी का वेटेज है 50%, सी कंपनी का वेटेज है 10%। तो इसका मतलब होता है कि अगर ए के स्टॉक में कुछ चेंजेस आएगा तो 40% मार्केट जो है वो प्रभावित हो जाएगी। बी के स्टॉक में कोई चेंज आएगा यानी कि इनके रेट्स ऊपर नीचे जाएंगे तो 50% मार्केट जो है अकेले चेंज कर देगा बी कंपनी। तो इसको बोलते हैं भार। अब इसी भार की जो ये वैल्यू आप देख रहे हो, इसी को देख के जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक्स वाई जेड नाम है इसका, अब ये भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये क्या देखेगा, ये यही इंडेक्स देखेगा कि अगर हम भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा मार्केट को प्रभावित करती हैं। मॉर्गन स्टैनली क्या करता है, इस टाइप के जो ये सूचनाएं होती है ना, जो डेटा होता है, इसको एनालिसिस करता है और अपना एक इंडेक्स बनाता है। अब वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इंडेक्स वो देशों के हिसाब से हो सकता है, रीजन के हिसाब से हो सकता है। तो जो इनके इंडेक्स होते हैं, ऐसा बोला जाता है 1,60,000 टाइप के, आप समझ सकते हो इतने टाइप के इंडेक्स यहां पर मॉर्गन स्टैनली के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इन्हीं इंडेक्सों को देख देख के जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर कंपनी में, उस पर्टिकुलर देश में इन्वेस्ट करने को मोटिवेट होते हैं। और इसी इंडेक्स में यदि मॉर्गन स्टैनली किसी का वेटेज कम करता है, किसी को रैंकिंग कम करता है, तो ये भी इन्वेस्टर को दिख रहा होता है, तो इन्वेस्टर वहां पर फिर इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के अंदर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये इंडेक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे बड़ा इंडेक्स कंपाइलर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो निवेशक जो होते हैं तो देश में इन्वेस्ट करने से पहले इस चीज को एक बार देख लेते हैं। तो ये था पूरा सार मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल का। चलिए, अब चूंकि हम लोगों ने प्रश्न आज पढ़े कई सारे एग्रीमेंट के ऊपर, तो मैं आपसे दो एग्रीमेंट के नाम पूछता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रॉटरडैम कन्वेंशन जो था वो क्या है, इसको इसके बारे में बताइए। और दूसरा है मिनीमाता कन्वेंशन। पहला है रॉटरडैम, दूसरा है मिनीमाता। दोनों को कमेंट करके बताइएगा क्या होते हैं ये। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं जो मैंने टू द पॉइंट चीजें आपको बताने का प्रयास किया है वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले दैनिक क्विज के सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।